तो आज हम विनलैंड सागा की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, नोट्स हैं, उनसे इस कहानी की आत्मा को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सिर्फ वाइकिंग्स की मारधाड़ वाली कहानी नहीं है जैसा कि बार बार कहा गया है, बल्कि ये कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। इसमें इंसानियत, युद्ध की बेकार की बातें, नफरत, नुकसान और फिर कैसे उससे निकलना, शांति, एक असली घर की तलाश, ये सब है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये कहानी कैसे उस सफर को दिखाती है, प्रतिशोध से शांति तक। और वो जो मूल सवाल है ना कि एक सच्चा योद्धा होने का असली मतलब क्या है। चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि वाइकिंग वाली जो पृष्ठभूमि है वो बस एक कैनवस की तरह है। असली कहानी तो इंसानी जज्बातों की है, सही गलत के बीच फंसने की है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है थॉरफिन से, एक बच्चा, लेकिन उसके पिता थॉर्स का किरदार बहुत अहम है। मतलब वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, पर सब छोड़ दिया। हाँ, और ये बात बहुत दिलचस्प है। थॉर्स का किरदार वो एक तरह का विरोधाभास है ना, लड़ने की, गजब की काबिलियत और शांति की गहरी इच्छा। उन्हें कहानी की नैतिक धुरी भी कहा गया है, और उनकी वो बात, एक सच्चे योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं होती, वो पूरी कहानी के लिए एक बेंचमार्क सेट करती है। हाँ, वो लाइन, एक सच्चे योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये कहानी का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। थॉरफिन की पूरी यात्रा इसी एक आइडिया के आसपास घूमती है, भले ही उसे समझने में सालों लग जाते हैं। सही कहा। और विडंबना देखिए, ये सबक उसे पिता से मिला, पर वो इसे फौरन समझ नहीं पाता। उसे बहुत कठिन रास्ते से सीखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि कहानी में बहुत जल्दी एक मोड़ आता है। थॉर्स को धोखा मिलता है। एस्केलाड, वो चालाक भाड़े का सैनिक है ना, उसके हाथों उनकी हत्या हो जाती है। यहाँ ये भी दिखता है कि कैसे शांति चाहने वाले का अंत भी हिंसा से होता है। उस वक्त की सच्चाई यही थी शायद। और यहीं पर मतलब कहानी शुरू में ही एक तनाव पैदा कर देती है। आदर्शवाद यानी थॉर्स की शांति, और यथार्थवाद यानी उनकी हिंसक मौत। हाँ, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये कहानी का टोन सेट करती है कि शांति का रास्ता आसान नहीं है, खासकर उस दुनिया में। सोचने पे मजबूर करती है कि क्या थॉर्फ का आइडिया प्रैक्टिकल था भी। और उसी एक पल में जैसा बताया गया है, थॉरफिन का बचपन खत्म, सब कुछ अपनी आंखों के सामने, पिता की मौत, और ये चीज उसके दिमाग पर बैठ जाती है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये थॉरफिन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे इतना बड़ा नुकसान किसी को तबाही और नफरत के रास्ते पे धकेल सकता है। उसकी मासूमियत चली जाती है और बस बदले की एक प्यास रह जाती है। इसके बाद तो थॉरफिन की जिंदगी का एक ही मकसद रह जाता है, एस्केलाड का पीछा करना, बदला लेना। और यहाँ कहानी और उलझ जाती है। वो एस्केलाड के ही गैंग में शामिल हो जाता है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि उसे एस्केलाड से लड़ने का मौका मिले। ये रिश्ता बहुत अजीब है। मतलब एक तरह की टॉक्सिक डिपेंडेंसी कह सकते हैं। वो नफरत करता है एस्केलाड से, पर अनजाने में उससे सीखता भी है, उसी के पास रहता है। एस्केलाड एक तरह से उसके लिए एक बिगड़ा हुआ पिता जैसा बन जाता है। हाँ, उसे लड़ाई सिखाता है, पर नफरत की आग में भी झोंकता रहता है। बिल्कुल। और फिर शुरू होती हैं लड़ाइयाँ, ड्यूल्स। हर जख्म, हर चोट बस एक चीज के लिए, बदला। वो धीरे धीरे एक लड़ने की मशीन बन जाता है। आग और खून में पला बड़ा बच्चा कहा गया है उसे। लड़ने में तो माहिर हो जाता है, पर इंसानियत जैसे खोने लगती है। ये हिंसा का जो चक्र है ना, उसका सटीक चित्रण है। वो जितना मारता है, उतना ही अपने पिता के आदर्शों से, उस सबक से दूर होता जाता है। अनजाने में वो उसी चीज में बेस्ट बन जाता है जिससे थॉरफिन उसे बचाना चाहते थे। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। जितना वो मारता है, उतना ही वो खुद को खो देता है। उसकी आंखों में सिवाय बदले की आग के कुछ नहीं दिखता। हाँ। वो ये भी भूल जाता है कि लड़ क्यों रहा है, बस लड़ना उसकी आदत बन जाती है। पहचान ही हिंसा से जुड़ जाती है। और फिर वो मोड़ आता है जब एस्केलाड मारा जाता है, पर मजाक देखिए, थॉरफिन के हाथों नहीं। हाँ। और जैसे ही एस्केलाड मरता है, थॉरफिन की जिंदगी का जो एकमात्र मकसद था, वो भी खत्म। सालों की नफरत, पीछा करना, सब एक पल में बेकार। उसे वो शांति नहीं मिलती जिसकी उसने उम्मीद की थी। वो एकदम खालीपन महसूस करता है। जिंदगी बेकार लगने लगती है, क्योंकि जिस नफरत ने उसे जिंदा रखा था, उसका निशाना ही नहीं रहा। ये दिखाता है कि बदला लेना कितना कितना व्यर्थ है। यहां दिलचस्प बात यह है कि ये कैसे दिखाता है कि बदला लेना खुद को ही तबाह करता है।
जब किसी का एकमात्र मकसद नफरत हो तो लक्ष्य पूरा होने पर या हाथ से निकल जाने पर अक्सर खालीपन ही मिलता है। सही कहा। ये सिर्फ थॉर्फिन की कहानी नहीं है, ये हिंसा के चक्र का एक बड़ा मानवीय अनुभव है। हिंसा से और हिंसा होती है या फिर शून्यता, ये कोई हल नहीं है, ये खुद एक समस्या है। और फिर कहानी में एक बड़ा बदलाव आता है दूसरे सीजन में, या कहानी के अगले हिस्से में कहें तो। थॉर्फिन वो भयानक योद्धा नहीं रहता, नहीं, वो डेनमार्क के एक खेत में काम करने वाला गुलाम है, बिल्कुल टूटा हुआ, आंखें एकदम खाली, जैसे कोई जिंदा लाश हो। ये जो पतन है ना, शायद उसके दोबारा उठने के लिए जरूरी था। उसे अपनी पुरानी हिंसक पहचान से पूरी तरह आजाद होना पड़ा ताकि वो फिर से जी सके। हाँ, और उसे बुरे सपने आते हैं उन लोगों के जिनकी उसने जान ली थी। उसे अपने किए का बोझ महसूस होता है हर रात। वो चेहरे, ये अपराध बोध और पछतावे का दौर है, एक अंदर का नरक कह सकते हैं। अब लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर के राक्षसों से है। ये उसके असली बदलाव की दर्दनाक शुरुआत है। और इसी वक्त उसकी मुलाकात होती है एनार से, एक और गुलाम। एनार का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ बिल्कुल। एनार ने भी सब कुछ खोया है, परिवार, गांव, लेकिन फिर भी उसमें जीने की इच्छा है, उम्मीद है। वो फिर से शुरू करना चाहता है। एनार थॉर्फिन के लिए एक आईना भी है और एक गाइड भी। वो दिखाता है कि दुख के बाद भी जिंदगी मुमकिन है, कि नफरत ही एकमात्र रास्ता नहीं है। उनकी दोस्ती जो दुख और मामूली इंसानी जरूरतों पर बनी है, वो थॉर्फिन के ठीक होने के प्रोसेस में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अनार की दोस्ती और खेत में साथ काम करते हुए थॉर्फिन धीरे धीरे याद करना शुरू करता है कि इंसान होने का मतलब क्या है। वो दूसरों का दर्द महसूस करना सीखता है। सहानुभूति। हाँ, सहानुभूति। और जमीन पर काम करना, कुछ उगाना, इन चीजों में उसे कीमत नजर आने लगती है, जान लेने के बजाय जान देने में। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हाँ, ये पुनर्जन्म वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी का दिल कह सकते हैं इसे। ये दिखाता है कि कैसे बिल्कुल नीचे गिरने के बाद दूसरों से जुड़ने से, सहानुभूति से बदलाव आ सकता है। ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि जीने का मतलब फिर से खोजना है। वो पीड़ा को समझता है, न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी, और धीरे धीरे वो माफ करना सीखता है, शायद पहले खुद को। वो समझता है कि हिंसा का ये चक्र कैसे चलता रहता है और उसे तोड़ने की एक गहरी इच्छा उसमें जगती है। हाँ, ये सहानुभूति और माफी का महत्व ये हिंसा के चक्र को तोड़ने के लिए जरूरी है। थॉर्फिन को ये भयानक एहसास होता है कि उसने भी दूसरों को उतना ही दुख दिया है जितना उसे मिला था। ये समझ उसके बदलाव की असली चाबी है। अब वो बदला नहीं, समाधान चाहता है। और फिर इस राख से उठकर थॉर्फिन एक नया सपना खोजता है, लड़ने का नहीं, मारने का नहीं, बल्कि बनाने का, कुछ अच्छा करने का। ये उसकी जिंदगी का एक पूरा सर्कल है, विनाशक से निर्माता बनने की ओर। ये उसके पिता के आदर्शों की तरफ वापसी है, पर अब ये उसका अपना कमाया हुआ ज्ञान है, उसके तजुर्बे से निकला है। उसका सपना है समंदर पार एक दूर देश, एक ऐसी जगह जहां युद्ध ना हो, राजा ना हो, गुलाम ना हो, एक सच्चा स्वर्ग। विनलैंड। हाँ, विनलैंड, जहां लोग शांति से खेती कर सकें, रह सकें, उसके पिछले हिंसक जीवन के बिल्कुल उलट। विनलैंड यहां सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक आदर्श है, एक उम्मीद है। ये कहानी के मुख्य संदेश से जुड़ता है कि सच्ची ताकत बनाने में है, शांति लाने में है, माफ करने के साहस में है। तो मतलब क्या है इस सब का, अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें? विनलैंड सागा एक लड़के की कहानी है जो बदले की आग में जल गया था और फिर एक ऐसा आदमी बना जिसका रास्ता शांति दिखाती है। ये गजब का बदलाव है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि बदलाव मुमकिन है, चाहे कोई कितना भी गिर गया हो। ये सिर्फ थॉर्फिन की मुक्ति नहीं, ये इंसानी रूह की ताकत और बदलने की क्षमता का सबूत है। ये कहानी बताती है कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, बल्कि न लड़ने का चुनाव करने का साहस है, माफ करने का साहस है, शांति बनाने का साहस है, तब भी जब दुनिया आपको हिंसा की तरफ धकेल रही हो। और ये हमें वापस उसी पाठ पर ले जाता है जो थॉर्स ने सिखाया था। थॉर्फिन को आखिरकार अपने लंबे और दर्दनाक सफर के बाद समझ आता है कि पिता का मतलब क्या था जब उन्होंने कहा था कि एक सच्चे योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं होती। हाँ, असली लड़ाई हथियारों से नहीं, दिल और दिमाग में लड़ी जाती है। और अंत में ये कहानी हम सबसे गहरा सवाल पूछती है, एक योद्धा होने का वाकई मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ लड़ना और मारना है,
ये कहानी योद्धा की परिभाषा ही बदल देती है। तलवार चलाने वाले से हटकर ये उस इंसान की तरफ इशारा करती है जिसमें अंदरूनी ताकत है, नफरत का विरोध करने का, माफ करने का और शांति बनाने का नैतिक साहस है। जैसे थॉर्स ने सिखाया था और जैसा थॉरफिन आखिरकार बन जाता है। सही है। शायद असली जंग बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अपने अंदर की हिंसा और नफरत के खिलाफ होती है। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे विनलैंड सागा थॉरफिन के जरिए बदले से शांति तक का एक गहरा सफर दिखाती है। ये न सिर्फ ताकत की सोच को चुनौती देती है, बल्कि इंसानी दुख, उम्मीद और मुक्ति पर भी रोशनी डालती है। इससे एक जरूरी सवाल भी उठता है, क्या ये व्यक्तिगत बदलाव की कहानी समाज पर भी लागू हो सकती है? कहानी तो थॉरफिन पर फोकस करती है, पर सोचने पर मजबूर करती है। शायद कहानी यही कह रही है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां देशों के बीच नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में नफरत और बदले की इच्छा के खिलाफ लड़ी जाती हैं। और असली योद्धा शायद वही है जो इस अंदरूनी लड़ाई को जीतता है, जो शांति का मुश्किल रास्ता चुनता है। ये एक विचार है जो दिमाग में रह जाता है।